बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ताहिर शम्सी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एक्सेलेंस के आज लीडरशिप टॉक के वर्चुअल सेशन के लिए। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ताहिर। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इनवाइट किया आपने। आज की जो लीडरशिप टॉक जो हमने वर्चुअल प्लान की है, ऑब्वियसली कोविड-19 के अंदर एवरीथिंग इज गोइंग वर्चुअल, तो हमने इस सेशन को भी ये सोचा कि हम इसको वर्चुअल ही ऑर्गेनाइज करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी जो ऑडियंस और पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दे कैन पार्टिसिपेट एंड दे कैन लिसन टू दिस लीडरशिप टॉक। सो इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू का डॉक्टर ताहिर शम्सी के साथ आगाज करें, मैं चाहूँगा कि हमारा जो ऑडियंस है, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके सामने ये जो बैकग्राउंड है इसका आईएलई का, द इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एक्सेलेंस का, वो मैं रख दूँ। ये आईएलई इंस्टीट्यूट जो है वो हमने फ्यू इयर्स बैक हमने इसको एस्टैब्लिश किया विद द सपोर्ट ऑफ फार्मिवो फ्रॉम इट्स सीएसआर इनिशिएटिव्स। और मकसद हमारा इस इंस्टीट्यूट का ये था कि पूरी दुनिया में लीडरशिप के ऊपर बहुत बात होती है और हेल्थ केयर के अंदर खास तौर पर लीडरशिप की जो वैल्यू है और सिग्निफिकेंस है वो ट्रिमेंडस है। और पाकिस्तान में भी रियलाइज कि हमें हेल्थ केयर लीडरशिप के ऊपर कोई एक कंसर्टेड एफर्ट और कोई नेशनल एफर्ट करनी चाहिए। तो इस वजह से हमने ये इंस्टीट्यूट कायम किया और इसके ऊपर हम कैपेसिटी बिल्डिंग और एक इकोसिस्टम ऑफ लीडरशिप इन हेल्थ केयर बिल्ड कर रहे हैं। तो ये हमारा विजन है, टू क्रिएट अ क्रिटिकल मास ऑफ हेल्थ केयर लीडर्स टू प्ले अ रोल इन बिल्डिंग अ हेल्थियर सोसाइटी इंशाल्लाह पाकिस्तान में। और इस मकसद को अचीव करने के लिए हमने शुरू में चंद लीडर्स इन हेल्थ केयर जो हमारे पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने लीडरशिप अपनी इस्टेब्लिश की है और एक हमारे इंटरनेशनल कॉलीग हैं, उनको हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमें गाइड करें और हमें एक डायरेक्शन बताएं। ये तमाम लोग वो हैं जो दे आर लीडर्स इन देयर ओन स्पेसेस, और इन्होंने हमें गाइड किया और इस पूरे इंस्टीट्यूट को बनाने में, उसको पोजीशन करने में जो इन्होंने हमारी मदद की। सो आई वांटेड टू शेयर द बैकग्राउंड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एक्सेलेंस विद यू। सो विद दैट हम आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने डिस्कशन का आगाज करते हैं डॉक्टर ताहिर शम्सी से। सो अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ताहिर। आज हमारा टॉक जो है वो लीडरशिप लीडिंग इन क्राइसिस विद विजन एंड वैल्यूज, ये हमने टॉपिक आपके साथ डिस्कस करके सेलेक्ट किया। सो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा जो है वो, चूंकि हम लीडरशिप पे बात कर रहे हैं और हर बंदा बात करता है, आपका टेक क्या है लीडरशिप के ऊपर, बीइंग अ हेल्थ केयर लीडर अल्हम्दुलिल्लाह फॉर मेनी इयर्स। सो अगर आप हमें यहाँ से हम अगर गुफ्तगू आगाज करें, व्हाट इज लीडरशिप एंड व्हाट इज लीडरशिप इन हेल्थ केयर? ये आसान तरीन तर्जुमा इसका उर्दू में होता है, वो रहनुमा को, राह दिखाने वाले को लीडर कहा जाता है। और जिसकी रहनुमाई में आप आगे बढ़ रहे होते हैं, वो उस आदमी की लीडरशिप होती है। वो होता कौन है, क्या क्या होता है आपका रहनुमा या लीडर, क्या होता है, उसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए? एक तो चीज़ ये है कि वो उसको किसी भी सूरत हाल में वो अपनी जो मंजिल है उसको आइडेंटिफाई करने के काबिल होता है और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मुतय्यन करके अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो कलीग्स हैं, जिस ग्रुप में वो काम कर रहा है, जिस मुल्क में वो काम कर रहा है, उसको उस रास्ते को बता के और लोगों को इस बात को यकीनी बनाता है उनके दिमाग में कि जो वो कह रहा है वो सच्चा है, सही बात कर रहा है और वो सही रास्ता दिखा रहा है। ये इसकी लीडरशिप की या लीडर की ये क्वालिटी होती है। अब आप कह सकते हो कि यार ये जो मैनेजर होता है किसी भी इदारे में, वो भी तो ये काम करता है। मैनेजर और लीडर में बुनियादी फर्क ये है कि मैनेजर इज अ फॉलोअर, ही मेक्स थिंग्स टू वर्क एज एडवाइज्ड बाय द लीडर और एज एडवाइज्ड बाय द पॉलिसीज। लीडर जो है वो क्रिएटर होता है। लीडर जो है वो कोई भी विजन या कोई ऐसा तस्वुर पेश करता है किसी भी मसले के हल के। अब मुझे नहीं पता, ये मेरी आपसे भी डिस्कशन हुई थी और कई लोगों से हुई थी, कोई आदमी मुझसे कुछ कह रहा है कि भाई ये तुमने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी कि प्लाज्मा को इस्तेमाल करके और कोरोना के इलाज के लिए,
जी वो मैं कहता हूँ यार मैंने तो कोई काम तो किया ही कुछ नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये बताया है कि ये तरीका पहले भी मुख्तलिफ किस्म की क्राइसिस में, एपिडेमिक्स में इस्तेमाल होता रहा है। और ये एक अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है कि जब इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और वायरसेस आते हैं, तो इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके खिलाफ इस तरीके से रिएक्ट करके उसको प्रोटेक्शन फराहम। तो सही मैंने तो यही कहा मैंने कि भाई इस जो रिकवर हुए हुए इंसान में से प्लाज्मा निकालो और ज़्यादा शदीद बीमार शख्स में मुंतकिल कर दो, इसलिए क्या उसका इम्यून सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। मैंने सिर्फ इतनी ही तो बात की, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा। सही। तो सो अब अगर इसको कोई कह रहा है कि ये विजन है, कोई कह रहा है कि नहीं आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी और बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, तो आई डोंट थिंक दिस इज अ कारनामा, बट दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, बात फिर यहाँ खत्म नहीं हो रही ना। अब उसके बाद टू मेक इट हैपन, इसकी अब मुंह से निकालने के बाद उसको जमीन पर अमल भी तो करके दिखाना है। जी तो इमीडिएटली ये हकीकत बताऊं आपको कि ये बात मुंह से निकालने से पहले, मीडिया में किसी से बात करने से पहले, मेरे पास पूरा डिपार्टमेंट 24 घंटे के अंदर अंदर ये पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करके और बैठा हुआ था कि हम ये काम कैसे करेंगे। तो दिस इज परहैप्स व्हाट द लीडर और लीडरशिप इज, चले कि आप मुश्किलात का हल अपने माहौल में रहते हुए क्राइसिस से निकालें। सही। आपने थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे तरीके से इसको बयान किया। और आपने 2-3 मरतबा जो है वो विजन का जिक्र किया। अच्छा, हम हमारे टॉपिक में भी विजन और वैल्यूज, ये दो हमने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उनको रखा है, जानबूझ के आपसे डिस्कशन भी हुई थी। तो विजन को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं। सिंपली विजन हमने जो पढ़ा है, देखा है या समझा है, वो है इज द पिक्चर ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर की एक पिक्चर जो कि हम क्रिएट करते हैं या हम चाहते हैं क्रिएट करना। तो और आसान अल्फाज में कह देते हैं कि आप ख्वाब जो देख रहे हैं, जी जो भी वियर्ड किस्म के ख्वाब भी देखें, वो दैट इज परहैप्स अ टाइप ऑफ ए विजन, जिसको आप उसकी ताबीर की तलाश में लग जाते हैं। तो शायद ये विजन की एक बिल्कुल कैटेगरी है। बिल्कुल। सो अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि हम हमारे ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स और हम सब, यू आर वन ऑफ आवर वेरी रिस्पेक्टेड सीनियर्स माशाल्लाह, और हम आपकी इस जिद्दोजहद को पिछले मैं कम से कम मोर देन 30 ईयर्स से हम इसको देख भी रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। तो आपके नजदीक लीडर के लिए या लीडरशिप क्वालिटीज में विजन का होना कितना जरूरी है? जब विजन आपके पास, आपको जब नजर ही कुछ नहीं आ रहा तो आप पहुंचोगे कहाँ पे, किस रास्ते पे चलोगे? तो देखना तो जरूरी है ना, पहले अपनी मंजिल मुतय्यन करना जरूरी है ना कि क्या हासिल करना चाहते हैं। और वो हासिल करने के लिए हो सकता है कि वो विजन आपका ऐसा हो जो एक इंसान की, एक अमूमी तौर पे लोगों के जहन में जिसका मुताल्लिक ये हो कि यार ये तो पॉसिबल है। सही। तो उस बज़ाहिर जो नामुमकिन नजर आ रहा है, उस नामुमकिन को सोचना और उसको हासिल करने के तरीका जनरेट करना, पैदा करना और उसको हासिल करना, ये जो है ये विजन के सिलसिले की एक कड़ी है। सो आपने बेसिकली ख्वाब और विजन को, जैसा कि आपने बयान किया, तो इन वन ऑफ द बुक्स व्हिच वी हैव रेड, एक किताब है, बड़ी मशहूर किताब है, बिल्ट टू लास्ट। जिम कॉलिंस साहब हैं, यूएस में, उन्होंने लिखी थी। उन्होंने एक उसके अंदर जिक्र किया है बिग हैरी ऑडेशियस गोल्स। जैसे आपने कहा कि ऐसा ख्वाब जो जब आप किसी से शेयर करें तो लोग कहें कि ये तो पागल है, या ये कि ये तो अचीव ही नहीं हो सकता, ये तो अनहोनी बात है। समथिंग विच इज बिग एंड हैरी एंड ऑडेशियस, ऐसे गोल्स। तो आप जब मैं इसको लिंक करना चाहूंगा और हम वैल्यूज और उन पे बाद में आएंगे, कि जब आप पाकिस्तान आए यूके से वापस, आई थिंक इन दी मिड 80s और समथिंग, आप बता सकते हैं, तो क्या मिड आपके 90s, 94 में 94 में, तो क्या आपके जहन में एक बड़ा क्लियर विजन था बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, या यू जस्ट वेंट विद द फ्लो? जब मैं वापस आया तो मेरे दिमाग में इसके अलावा कोई तसव्वुर नहीं था कि मुझे पाकिस्तान वापस आके बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्टार्ट करना है। जी क्या होगा, कैसे होगा, उसका तसव्वुर या कितना बड़ा इंस्टीट्यूट होगा, मेरे जहन में कोई का कोई खाका आपके तसव्वुर जहन में नहीं था? नहीं। बस ये कि करना है, और ना सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यहाँ पर स्टार्ट करना है, जबकि क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ था ही नहीं उस वक्त।
और न सिर्फ ये बल्कि मेरी जो स्पेशलिटी है खून की बीमारियों की, Yeah. जिसको हेमेटोलॉजी कहते हैं, वो भी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, बिल्कुल रूडिमेंट्री समझ लीजिए। ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल जीरो थी, रूडिमेंट्री, कि उसको मैंने उस लेवल पे लेकर जाना है जो कि जहाँ से मैं आया हूँ, जिस सिस्टम में सीख कर, पढ़ कर, लिख कर आया हूँ, ट्रेनिंग करके आया हूँ, मुझे वहाँ तक लेके जाना। तो ये मेरे जहन में खाका था कि ये इसको हासिल करना। तो यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज तो ये थी कि यहाँ पर खून के जो कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम प्लाज्मा और प्लेटलेट कहते हैं, ये भी नहीं मिलते थे उस वक्त। यहाँ पर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन देने वाले लोग भी नहीं थे। सही, बिल्कुल यहाँ सही। पर यूँ समझ लीजिए कि जब मैं वापस आया हूँ अगस्त, ये जुलाई की बात है, जुलाई 94 में एक यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया कि चलिए आप आना चाह रहे हैं तो हमारे यहाँ आके इंटरव्यू तो दे दीजिए। तो जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये बताइए कि आप क्या करेंगे यहाँ पे। मुझे बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही करना आता है, करूँगा। तो जो 4 लोगों का ग्रुप बैठा हुआ था, उनमें 2 बहुत ही सीनियर, अल्लाह ताला उन दोनों की मग़फ़िरत करे, जोर से कहकहे लगाए उन्होंने, और उन्होंने मुझसे कहा कि बरखुरदार, अगर तुम्हारा बेटा है और तुम शादीशुदा हो। मैंने कहा जी मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा जी मेरा बेटा है 2.5 साल का। अगर वो जब बड़ा हो जाएगा 30-32 साल का, 35 साल का, अगर उस वक्त भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में हो जाए तो समझ लेना मौजूदा है। That we are talking about 1994 जुलाई। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा जी बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो कहा जब तक कि तुम छोड़ो इन बातों को, आके यहाँ बच्चों को हमारे मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाओ, हेमेटोलॉजी पढ़ाया करो, और शाम को अपने क्लिनिक में बैठ के अपना जो है क्लिनिक में या लेबोरेटरी खोल लेना, वहाँ बैठ के जो है बस अपना दाल दलिया चला लो। अच्छा खैर, मैं सलाम करके वापस आ गया। उस दिन के बिल्कुल 15 महीने के बाद पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया। जुलाई 94 से सितंबर 95। जी बिल्कुल। अल्लाह ताला ने ये काम लेना था, ये काम ले लिया। इसलिए कि इन चीज़ों ने, और जो रुकावटें आई, मतलब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, एक जंगल था उस वक्त। उस जंगल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए सारी इंतजाम करना, उसके लिए लोगों को ट्रेन करना, बंदा ही कोई नहीं था, और तो टेक्निकली वहाँ पे ले जाना उस जगह को जहाँ पर ये ट्रांसप्लांट हो रहा है, कि वो ट्रांसप्लांट के करने के काबिल हो सके। सही। तो ये इस काम को करने में जनवरी 95 में मैंने ज्वाइन किया था एक हॉस्पिटल, गुजराउद्दीन हॉस्पिटल। जी जी। और सितंबर में अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीने के अंदर अंदर ये So allow me to ask, because ये बहुत important आई थिंक स्टोरी है, जिससे हमारे जो फ्यूचर लीडर्स हैं, और स्पेशली इन द चैलेंजिंग सिचुएशन इन पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव अ ब्रेन ड्रेन। बहुत से काबिल डॉक्टर्स जो हैं वो ये सोच के बाहर चले आते हैं कि जी यहाँ पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं हो सकता, और बहुत से जो हमारे दोस्त बाहर हैं, हम उनसे जब कहते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। तो आई थिंक ये जो आपने बात बताई, आई थिंक इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन मेरा जो सवाल होगा वो ये होगा कि ये जो आपने जर्नी का बताया कि विद इन 16 मंथ्स, क्या इसके अंदर वो चैलेंज जो उन अफराद ने आपके सामने प्रेजेंट किया, क्या उसको आपने एज अ चैलेंज लिया? इसके अंदर आपकी वैल्यूज का कितना रोल था, या आपकी क्लैरिटी ऑफ विजन? यानी व्हाट वाज इट दैट मेड यू अचीव समथिंग व्हिच वाज ऑडेशियस, दिस वाज अनबिलीवेबल within a span of 16-17 months? वो कौन से 1 2 3 फैक्टर्स हैं जो आप चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस जो उनसे लर्न करे, कि इन 3-4 चीजों की बुनियाद पर आपने ये चीज अचीव की अल्हम्दुलिल्लाह? देखिए, जो एक तो क्लैरिटी ऑफ विजन का मामला ये है कि मुझे एग्जैक्टली पता था मुझे क्या करना है। ठीक है। और मुझे ये पता था, मेरी मंजिल मुझे पता थी, और मुझे रास्ता भी पता था कि करना कैसे, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है जी। और लकीली जिस हॉस्पिटल को मैंने ज्वाइन किया, वहाँ के लोगों ने जो सामान मुझे चाहिए था, क्योंकि यहाँ था नहीं, वो मंगवा के दे दिया। तो उसको आने में 2 से 3 महीने 4 महीने लगे। तो और उसके बाद मुझे अपने स्टाफ को ट्रेन करने में टाइम लगा। तो ये एक आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर वो उस जगह पे जहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया था, वहाँ से मुझे ये सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलती, या
फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती कि जो उन इक्विपमेंट को हासिल करने के लिए की ज़रूरत थी, तो ये मुझे शायद और ज़्यादा टाइम लग जाता ठीक है, करने के लिए। तो एक को समझ लीजिए कि केमिस्ट्री उस पर्टिकुलर डे के लिए दस्तयाब हो। सही। दूसरा, ये दूसरा फैक्टर है। पहला फैक्टर कि मुझे अपना रास्ता पता था, मुझे ये पता था कि कम से कम वसाइल में मैंने काम कैसे करना है। एक और अहम बात ज़रूरी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैं 5 साल इंग्लैंड में रहा हूँ, पूरे 5 साल, ना एक दिन से कम, ना एक दिन से ज़्यादा। जितने दिन मैंने वहाँ पे काम किया है, यही सोच के काम किया है कि मुझे वापस जाना है। और वापस जाके मुझे ऐसे, मेरे मुल्क ऐसी जगह पे है कि जहाँ पर टेक्निकलिटीज़ के हिसाब से, साइंस के हिसाब से भी वी आर फार बिहाइंड। राइट। तो एक तरीका वो है जिस तरीके से मैं ट्रेन हो रहा हूँ, और मुझे वहां जाना होगा जहाँ पे किसी किस्म के मेरे पास कोई वसाइल नहीं होंगे। तो इसी काम को करने के एक से ज्यादा तरीके क्या क्या हो सकते हैं। राइट। तो इस चीज ने मुझे हर काम के ऑल्टरनेटिव्स, हर तरीके के ऑल्टरनेटिव तरीके, वो काम को हासिल करने, मकसद हासिल करने के, वो मैं अपने आप को जहनी तौर पे ट्रेन करता गया, उसके मुताबिक पढ़ता गया। तो जब मैं यहाँ पे वापस आया तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने इम्प्रोवाइज किया अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक। बिल्कुल सही। उस तरीके से नहीं जैसे कि लंदन में हो रहा था, उस तरीके से उसको इम्प्रोवाइज करके अपने उस पर लेके आ गया। सही। और वो फिर काम करना मेरे लिए आसान हो गया कि कम से कम खर्चे में और बेहतर से बेहतर नताइज कैसे हासिल किए जा सकते हैं। सर्टेनली जब आप कोई बिल्कुल नया काम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा टीचिंग प्रॉब्लम्स आते हैं। एक लर्निंग कर्व होता है हर जगह का, हर सेंटर का, हर शख्स का। तो सर्टेनली वी वेंट थ्रू दैट पीरियड, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि विजन क्लियर था, मंजिल पता थी, तो वो सारी मुश्किलात, मराहिल जो लर्निंग कर्व में पेश आए, उसमें ये भी आए कि मेरी अभी आज तक की बात बताऊं कि आज भी एक बहुत से लोग ऐसे इस दुनिया में पाए जाते हैं पाकिस्तान में, जो इस बात पे यकीन नहीं करते कि ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में आज हो रहा है, आज भी हो रहा है। अच्छा। और ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात और आप अगर हमारी पार्टिसिपेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन के लिए, तो हाउ मेनी ट्रांसप्लांट्स हैव वी डन सक्सेसफुल इन पाकिस्तान टिल डेट? हजार को अल्हम्दुलिल्लाह टच कर लिया, 1000। सो आपने ये और बताया कि क्लैरिटी मेरी ऑफ तीसरी तीसरी और चौथी जनरेशन कर रही है ट्रांसप्लांट, अब मैं कर ही नहीं रहा हूँ ट्रांसप्लांट। जी जी। मकसद मेरा ये था, एक और जो अहम मकसद ये था कि मुझे लोगों को ट्रेन करना है। ये काम जो मैं सीखा है मुझे दूसरों को सिखाना है और अपने से बेहतर लोगों को प्रोड्यूस करना है, ताकि ये काम मेरे साथ खत्म ना हो जाए, बल्कि इस काम को आगे लेकर चलने वाले लोग मुझसे बेहतर इस मुल्क में मौजूद रहें, दस्तयाब रहें, उस काम को आगे बढ़ाएं। तो इस वजह से मुझे अब फिक्र ही करनी है इसकी। एक जो डेफिनेशन, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ डेफिनेशंस एंड पीपल डिफाइन एंड एक्सप्लेन लीडरशिप इन मल्टीपल वेज। तो एक जो one of the ways people define leadership is that leaders create leaders. यानी लीडर्स वो हैं, और अगर आपको देखना है कि अगर कोई लीडर है जिसने कोई मजीद लीडर्स नहीं क्रिएट किए, तो देन ही और शी इज नॉट अ लीडर। सो जो आपने अभी जिक्र किया कि अब आपकी सेकंड जनरेशन माशाल्लाह जो ट्रेनीज हैं, जिनको आपने इन द लास्ट 10-15 इयर्स ट्रेन किया है, अब वो ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं। सो यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैं कम अज कम चाहूंगा कि हमारी जो ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स हैं इसको वन ऑफ द टेक होम मैसेजेस के तौर पर लेके जाएं। ताहिर भाई, मैं एक चीज के ऊपर आपको लाना चाहूंगा, और नॉट बिकॉज कि आपने वो चीज की है, बल्कि बिकॉज कि पाकिस्तान में उसका हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ मुझे लगता है कि बहुत सारे मसाइल के साथ जो दो ऐसे मसाइल हैं जो बहुत ही आपको कॉमन नजर आएंगे। एक तो है कि हमारे यहाँ इदारे नहीं बनते। सो फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं, बाहर से बहुत सारी अच्छी ट्रेनिंग और डिग्रीज और एक्सपीरियंस लेके आए हैं, और यहाँ आके उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस की जिंदगी भर, और फिर उसके बाद जो है वो अपना एक पीरियड गुजार दिया, इदारा कायम नहीं किया। तो पाकिस्तान में हमें एज अपोज टू आवर नेबरिंग कंट्रीज एंड द होल वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स नजर नहीं आते। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें कि आप एक अस्पताल में काम कर रहे थे, लेकिन फिर आपके जहन में ये आया, और चूंकि हम आपके साथ आपकी जर्नी देख रहे थे, कि जी एक इदारा कायम करना चाहिए, जो कि आपने कायम किया NIBD, माशाल्लाह। तो इदारे की क्या अहमियत होती है?
और इदारा कायम करने के क्या मराहिल हैं? देखिए, जो एक चीज बहुत अहम है, इदारा कायम करने के लिए आपको अपनी जात की नफी करनी पड़ती है। अपनी जो जाती मफादात हैं उनसे ऊपर बालातर होके सोचना पड़ता है, अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए सोचना पड़ता है। अच्छा, मैं आज हूँ, कल नहीं होगा, इस दुनिया से चला जाऊंगा। इदारा अगर मैंने सही फुटिंग पे, सही फाउंडेशन के साथ कायम कर लिया, में रहना है। अगर सही नीयत जरूरी है, अगर नीयत में खोट है तो, और फाउंडेशन ठीक नहीं बनी, बुनियाद ठीक नहीं डली, तो वो इदारा नहीं, ना बनेगा ना चलेगा। ठीक है। तो ये एक बहुत अहम फैक्टर है। वो इदारा 10 लोग मिलके भी बना सकते हैं। वो एक इदारा एक आदमी बना के 10 जाते वक्त, जाने से पहले 10 लोगों के हवाले करे, भाई तुम चलाओ। बिल्कुल सही। ये इसका फ्रेमवर्क है। ये वैल्यू, कोर वैल्यूज ये हैं कि इनसे आपने, इन वैल्यूज से डेविएट नहीं करना है। और वो कोर वैल्यूज आपकी मजहब, आपकी कौम, आपके कल्चर को सामने रख के बनाई जाती है और बनानी चाहिए। और कम से कम NIBD के मुताबिक मैं आपको बताऊं, हमारी जो कोर वैल्यूज हैं वो ये उसकी बुनियाद है। हमारा मजहब उसकी बुनियाद है, इंसानियत उसकी बुनियाद है, और हमारे जो सोशल वैल्यूज हैं हमारे मुल्क की, वो उसकी बुनियाद में शामिल है। तो वो हार्डली चेंज होंगी। बाकी आप उसके मकासद को चेंज कर सकते हैं कि आज अगर हम ब्लड डिजीज़ के मुतालिक हैं, तो कल को मेरे बाद या मेरी मौजूदगी में ही जो अगला जो बोर्ड है हमारा, वो ये फैसला करता है कि नहीं, अब हमें एक्सपेंड करना है ब्लड के साथ, हमारी जो सलाहियतें हैं वो दूसरे बीमारियों के लोगों के लिए भी बिल्कुल सही। इस्तेमाल आ सकती है। तो ये हमेशा चेंज हो सकती है। लेकिन ये कोर वैल्यू कि आपने किसी का इलाज करते हुए ना उसका रंग देखना है, ना उसकी नस्ल देखनी है, ना उसका मजहब देखना है, और अच्छे प्रोफेशनल तैयार करने, प्रोफेशनल एक्सेलेंस शुड बी द एम ऑफ योर पीपल जो आपके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। डिग्री देने के लिए लोगों को आप अपने साथ ना मिलाएं, उनको प्रोफेशनल एक्सेलेंस के लिए जहरी तौर पे तैयार करें कि डिग्री तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। प्रोफेशनल एक्सेलेंस, यू आर एमिंग एट अ हायर लेवल ऑफ एक्सेलेंस एंड अचीवमेंट्स। डिग्री तो बहुत ही 4 कदम चलोगे डिग्री मिल जाएगी। एक्सीलेंस को सामने रखें। बिल्कुल सही। तो ये इस एम के साथ, अगर आप, ये आपकी अगर कोर वैल्यूज में ये शामिल है, तो जो लोग यहाँ से आपके साथ काम कर रहे होंगे उनके अगराज व मकासद भी। So I'm assuming कि आप इस चीज से इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो हेल्थ केयर लीडर्स हैं उनको इदारे बनाने पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमारे बहुत से और दोस्त हैं जो बाहर से आए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आके इदारे बनाए, चाहे वो डायबिटीज के अंदर थे, चाहे वो और इदारे थे। और ये जो हमने ILE का जो इंस्टीट्यूट बनाया लीडरशिप एक्सेलेंस का, इसके पीछे भी जो जो थॉट और नियत है वो यही है कि अभी जो लीडर्स नजर आ रहे हैं हम सब कुछ अरसे बाद हम नहीं होंगे, लेकिन जब हम ना हो तो ऐसा इदारा पाकिस्तान में हेल्थ केयर लीडरशिप को लेके आगे बढ़े और फिर हम 10, 20, 30 लोग जो हैं वो 1000, 2000 लीडर्स इंशाल्लाह प्रोड्यूस कर सकें, ताकि पाकिस्तान के जो हेल्थ केयर के मसाइल हैं जो कि बहुत ही यूनिक हैं और बहुत ज्यादा हैं अनफॉर्चुनेटली, उनको हम एड्रेस करें। सो थैंक यू आपने इस पे, और आपने इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दूसरा सवाल था कि वैल्यूज, उसके ऊपर आपने काफी जो है ना आपने रोशनी भी डाल दी। एंड आई एम ग्लैड कि जी NIBD की बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हैं, और हमने यही देखा है कि वो इदारे जो सस्टेन करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, वो इदारे होते हैं जिनका कोई विजन होता है, जिनकी वैल्यूज होती हैं स्ट्रॉन्ग। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्लैड कि आपने इसका जिक्र किया। अब मैं थोड़ा सा जो है वो चाहूंगा कि हमारा जो टॉपिक है लीडिंग इन क्राइसिस, तो एक तो अभी हमने लीडरशिप के ऊपर बात की, विजन और वैल्यूज की सिग्निफिकेंस की बात की हमारी ऑडियंस की इंटरेस्ट के लिए, और फिर हमने आपकी जर्नी, बिकॉज आपकी जर्नी के अंदर आई एम श्योर कि स्पेशली जो इस वक्त फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं या रेजिडेंट्स हैं जो एस्पायर भी कर रहे हैं दुनिया भर में जाने के लिए, उनके अपने करियर एस्पिरेशंस भी हैं, लेकिन हम उनको कोई एक गाइडेंस दे सकते हैं कि दे कैन कम बैक टू पाकिस्तान एंड दे कैन सर्व। अब मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा जो हमारी इस वक्त करंट सिचुएशन है, जो कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया वो चीज फेस कर रही है जो कि शायद इंसानी तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है, और
उसमें पाकिस्तान भी जो है उसका उसमें शामिल है। तो आपका बैकग्राउंड जो है वो हेमाटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और आपने माशाल्लाह इदारा बनाया है। तो इस क्राइसिस की सिचुएशन में आपके ख्याल में जो हमारी ऑडियंस की इंटरेस्ट के लिए लीडरशिप का क्या रोल है, होना चाहिए या होना चाहिए था? वो हमने कौन से काम नहीं किए जो हमें शायद करने चाहिए थे, या जो हमने कर लिए हैं उनके ऊपर थोड़ा सा जरा रोशनी डालें। अपना एक्सपीरियंस भी, एक जनरल बात भी करें प्लीज, क्राइसिस को ध्यान में रखें। जी, देखिए, जब ये चाइना में कोरोना चल रहा था, फिर ये लगा कि पाकिस्तान में भी कुछ केसेस आने शुरू हुए, तो जो मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो दे ही रहा था कि ये है क्या, बोला कौन सा वायरस है, आरएनए है, डीएनए है, नहीं है, बस इतना जनवरी में, सुनने ये को। जनवरी की बात है, ये जनवरी की बात है या कि जनवरी, बिगिनिंग ऑफ फरवरी, कि ये जो है लंग वो इफेक्ट करता है। ये तो चेस्ट फिजिशियन वालों का, पल्मोनोलॉजी वालों का मामला है, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं बहुत सारे लोग, और वो दे डोंट डू। यार मैं ये सोच रहा था कि यार इसमें तो ब्लड का तो कोई मामला है, लग नहीं रहा कि हेमाटोलॉजी या हमसे मुताल्लिक कोई बात। तो आई वाज लीस्ट बॉदर्ड कि यार ठीक है, अभी या एक तो यहाँ है भी नहीं, और अगर है भी तो फिर मेरे हमारे करने का, ऐसे इदारे के तौर पे हम लोग करने का क्या है, इसको कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप आई एम श्योर वाकिफ होंगे प्रोफेसर ताहिर हुसैन, जी, जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन रहे हैं, वो माय सीनियर नाउ में, 4-5 साल सीनियर थे। तो फेसबुक पे उन्होंने मुझे मुखातिब किया, तो रिगार्डिंग कि भाई यार ये बताओ ये क्या है, ये कन्वालेसेंट प्लाज्मा या सीरम, उन्होंने सीरम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्या सीरम इस्तेमाल हो सकता है। ये बात है 16 फरवरी या 16 मार्च। तो वो मैंने फिर जो उन्होंने कहा वो मैंने पढ़ा, और जो साथ में 2-3 लोग जो गुफ्तगू कर रहे थे उसको मैंने समझा। मैंने कहा यस इट्स डूएबल, और इट हैज़ बीन डन। इसमें पहले भी इस्तेमाल हुआ और अभी चाइना वाले कर रहे हैं, 4-5 पेशेंट में किया हूँ। एंड दैट उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया इसको। तो देन आई रियलाइज कि यार दिस इज डूएबल चीज़ है, और ये शुड बी डन, और हम कर सकते हैं। और यहाँ ही से प्लाज्मा आ गया, प्लाज्मा ब्लड से निकलता है, और ब्लड जो है वो हेमाटोलॉजिस्ट की डोमेन है। तो दिस इज हाउ इट इज स्टार्टेड। तो जो क्राइसिस की सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं है कि उस क्राइसिस की सिचुएशन में मेरे से, ये भी हो सकता था कि मेरे से मुताल्लिक कुछ भी ना होता, ठीक है। तो अगर मेरे से मुताल्लिक नहीं था, लेकिन तो उस एक बहुत ही ग्लोबल क्राइसिस की सिचुएशन में एक वॉलंटियर के तौर पे भी मैं बहुत सारे ऐसे काम कर सकता हूँ। मैं नर्स के तौर पे मैं काम करने को तैयार हूँ। आई हैड वर्क अपने स्टूडेंट लाइफ में, जब 2-2.5 साल 3 साल कॉलेज बन रहे थे, तो मैंने लेबोरेटरी टेक्नीशियन के तौर पे भी काम किया, मैंने नर्सिंग स्टाफ के तौर पे भी काम किया, काम सीखा नर्सिंग का। मैंने कहा मैं वो बन जाऊंगा, या वो भी नहीं होगा तो लोगों को खाना पहुंचाने का काम। अगर किसी को कुर्सी पे बिठा के इधर से, अगर जो नर्स एड का या बल्कि वार्ड बॉयज का काम है, मैं वो करने को तैयार हो जाऊंगा। कंट्रीब्यूशन टू हेल्प अदर ह्यूमंस, ये अगर दिमाग में मेरे मौजूद है, या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के मौजूद है, कि फील एंड देन सर्व, दूसरे का दुख को समझिए और उसमें अपना हिस्सा डालिए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए जरूरी नहीं है कि आपकी फील्ड से मुताल्लिक ही हो, आपकी फील्ड से हटके भी चीज है। तो एक इंसान होने के नाते, एक मुसलमान होने की हैसियत से, जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर डाली है, दूसरे इंसान की मदद करनी है, खिदमत करनी है, लोगों की जान बचानी है, लोगों को खाना पहुंचाना है, भूखे को खाना पहुंचाना है, तो ये सारे काम करना जो है, ये आपकी हमारी फितरत में इंसान की शामिल है। ये अल्लाह ताला ने हर इंसान को इसके साथ पैदा किया है। किसी में ये कैफियत जल्दी आ जाती है, किसी में थोड़ी देर से आती है, किसी में शायद ना आए। बिल्कुल सही। सो आपने बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू का इस वक्त जिक्र किया है, जिसको हमने क्राइसिस से लिंक किया है, विच इज टू सर्व। और हम देखते हैं कि दुनिया भर में नॉट ओनली हेल्थ के लीडर्स, हर किस्म के जो ट्रू लीडर्स होते हैं, उनके माइंडसेट जो है उनका सर्विंग माइंडसेट होता है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विंग अदर्स, सो दे थिंक बियॉन्ड देमसेल्व्स। सो आई एम ग्लैड कि आपने, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज किया कि
each one of us, we don't have to be a professor or a specialist or a consultant or someone very influential, लेकिन leaders मे बी हमारे बच्चे भी जो है वो लीडर्स हैं, हो सकते हैं कि जो इस क्राइसिस सिचुएशन के अंदर कोई ना कोई एक तरीका इंसानियत की या अपनी कम्युनिटी को सर्व करने का निकाल सकते हैं. सो आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट. यहाँ पे मैं एक चीज अपनी ऑडियंस के लिए मेंशन कर दूं कि अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स में से कुछ जो है वो डॉक्टर ताहिर शमसी से कोई सवाल करना चाहें जिसका हम जवाब जो है वो बाद में देंगे, तो ये एक नंबर है मेरे पास व्हाट्सएप का, यहाँ पे मैसेज कर दें 0333 069890. मैं रिपीट कर रहा हूँ 0333 069890. और जो फेसबुक के ऊपर हमारे क्वेश्चंस आएंगे हम उनको भी कोशिश करेंगे कि उनको भी हम एड्रेस करें और हम व्हाट्सएप के क्वेश्चन भी एड्रेस करें और हम बाद में भी आपसे राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह. सो थैंक यू ताहिर भाई, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू का जिक्र किया. और अगेन मैं क्राइसिस ऑफ कोविड, तो एक तो मेरा ख्याल है कि हम सब जानते हैं कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है और वी कैन हैव अ वेरी लॉन्गर कॉन्वर्सेशन. लेकिन एक डिस्कशन पॉइंट इस वक्त जो हो रहा है वो है लॉकडाउन और फिर उसके साथ और चीजें जुड़ी हुई हैं. लेकिन एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमारे लिए एक जो कंसर्न है, और ये आपका मेरा ख्याल है कि जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न, तो ये हमारा एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है कि आप एक इदारा रन कर रहे हैं, वहां पे नर्सेज हैं, कोई और हॉस्पिटल रन कर रहा होता है, डॉक्टर्स, नर्सेज, जूनियर, सीनियर, टेक्नीशियंस, frontline workers. How do you manage and how do you create a balance between serving patients who are COVID-19 positive, yet taking care of your frontline workers? इस balance के बारे में as a leader, because you have to take difficult decisions to create this balance. So मैं चाहूंगा कि इस पे थोड़ा सा आप elaborate करें. देखिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान सा है. Empower your team. Okay. ये फैसला मैं क्यों करूं? ये फैसला मेरी इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल की टीम है. मुकम्मल तौर पे दे आर रनिंग द हॉस्पिटल. दे हैव डिसाइडेड द पॉलिसीज कि कौन से पेशेंट को आना है, कौन सो को हमने ट्रियाज करना है, कौन सो को घर पे रखकर मैनेज करना है, कौन सो को अलाउ करना है. सिमिलरली कौन से स्टाफ को कब कैसे आना है, किसको नहीं आना है, कब किसकी ड्यूटी कैसे होगी, दे हैव डिसाइडेड एवरीथिंग. व्हाई शुड आई बॉदर? ओके, ठीक है. तो अगर मैं ये फैसला मैं करूंगा, तो अगर फर्ज करें मैं ओनर हूं किसी जगह का, तो मैं तो अपना जाती मफाद देखूंगा ना. तो जाती मफाद से हट के मुझे अपने पेशेंट की सेफ्टी, अपनी पेशेंट का मफाद अजीज है. इसी तरीके से जो मेरी फौज है, जो कि मेरी टीम है, जो मेरे साथ हॉस्पिटल में काम कर रही है, सालों से काम कर रही है. माशाल्लाह, वी हैव गॉट मोर देन 500 पीपल वर्किंग एट एन टाइम. माशाल्लाह, छोटी सी जगह है, लेकिन वो 500 के 500 मेरे फ्रंट लाइन, मेरे सिपाही हैं, मेरे दस्त और बाजू हैं. ठीक है. तो उनकी सेफगार्ड भी मेरे लिए जरूरी है, उनकी सेहत भी मेरे लिए जरूरी है. और येट उनकी जो स्पेशलिटी है, उनकी जो स्किल्स हैं, वो हमारे पास जो मरीज इलाज के लिए आते हैं, उनकी स्किल्स, उनकी देखभाल के लिए भी जरूरी है. ठीक है. तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे फैसले अपने सर से निकाल के भाई आप डिसाइड करो खुद कि व्हाट इज बेटर फॉर पेशेंट एंड फॉर द स्टाफ. मैं पर मुझे आपने इल्ज़ाम नहीं देना है कि आपने तो कहा, आपने बुला लिया था सबको. देखो ये कोरोना का कि हमारे एक स्टाफ को या 5 लोगों को लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह एक को भी नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह. तो आपने एक और आई थिंक एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ इंटरैक्टिव कॉन्वर्सेशन कि आपने जो एक एम्पावरमेंट की बात की और बिल्कुल आउटसेट पे सवाल के जवाब के शुरू में आपने बड़ा क्लियर, बहुत ही मैसेज बड़ा क्लियर कि जी लीडर्स एम्पावर देयर टीम्स. मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक होम मैसेज है कि बजाय इसके कि लीडर हर चीज पे काबिज हो जाए, हर डिसीजन जो है वो खुद ही ले और अपनी टीम्स को एम्पावर ना करे. तो ये जो एम्पावरमेंट ऑफ टीम्स है, ये भी मेरा ख्याल है कि आपके इदारे की वैल्यूज में शामिल है. जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ जो आपने बात की कि इतने सारे लोग हैं और इन्फेक्शियस डिजीज की जो आपकी टीम है, पेशेंट सेफ्टी एंड जो भी आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं. सो आई थिंक वन ऑफ द टेक होम व्हिच आई वुड request our participants to note
from this conversation is empowerment of teams. So a brilliant point. तो ये जो इस वक्त हमारे पास एक चैलेंज है कि हमारे पास PPEs हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और अगर आप नोट करें ताहिर भाई, हर चीज में बहुत एम्बिगुटी है। हर चीज के ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं कि अब हम हैकाथॉन्स कर रहे हैं जिसके अंदर हम वी आर लुकिंग एट न्यू इनोवेटिव स्टार्टअप्स एंड आइडियाज टू एड्रेस दिस चैलेंज। और अभी हमने एक हैकाथॉन कल ही हमने कंप्लीट किया है। 1200 से ज्यादा आइडियाज हमारे पास आए थे, और ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स हमने उनको जो है नैरो डाउन करके जो हमने फाइनलाइज किया ब्रिलियंट आइडियाज। तो अभी भी मैं उसमें भी ये देख रहा हूँ, और जो पूरी दुनिया को हम फॉलो कर रहे हैं कि PPEs कैसे उनको यूज करना है, कौन से PPE सही हैं, उतारेंगे कैसे, पहनाएंगे कैसे, देने कितने हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका जो कि पावरफुल तरीन और मतलब अमीर तरीन मुल्क है, वहां पर भी हम देख रहे हैं डॉक्टर्स के पास PPEs नहीं है। तो यहाँ पर इस लीडरशिप का क्या रोल है, और आपने इसको कैसे एड्रेस किया है, इस चैलेंज को, इस एम्बिग्युइटी को और इस अनसर्टेनिटी को? देखिए, ये बात तो हम सबको मालूम है ना, इसके ऊपर तो किसी की दो राय नहीं है कि ये जो कोविड-19 है, इसके मुतालिक हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है। अच्छा, और रोजाना सुबह शाम नई नई इंफॉर्मेशन आ रही है। सही। इंफॉर्मेशन क्या, ऑब्जर्वेशंस आ रही है कि जिसने जिस तरह से उसको देखा उसको उसने आगे बढ़ा दिया। तो एम्बिग्युइटी तो उस वक्त तक रहेगी इसमें जब तक कि और थोड़ा सा वक्त ना गुजर जाए और कोई कंक्रीट एविडेंस चीजें इसके मुतालिक ना आ जाए, उस वक्त तक ये रहेगी। तो अभी तो इसका आसान तरीन जो हल पॉसिबल हल है, क्योंकि ये हम जो यहाँ पर हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस हो रहा है, तो एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं। उस अगर PPE चाहिए तो उन स्टैंडर्ड से हल्की कोई चीज अप्रूव ना की जाए। सही है। इस्तेमाल के लिए। ठीक है। अच्छा, ठीक है, अगर हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन चीज नहीं है या बहुत कम है, फेयर इनफ, प्रायोरिटाइज कर लीजिए कौन पहनेगा। जो पीछे खड़ा हुआ है, पिछली सफ में है, वो क्या चीज इस्तेमाल करेगा। जो कमरे में बैठ के अलग से काम कर रहे हैं, उसको क्या करना होगा। ये सारी की सारी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, जो कुछ वसाइल दस्तयाब हैं, उसके मुतालिक जो मेरे पास अब उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं, वो फैसला करके। तो आपके इदारे में आप कह रहे हैं कि SOPs बने हुए? जी बिल्कुल, डे 1 पे से बनने शुरू हो गए। ओके, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग जो है स्टाफ की ट्रेनिंग, वो स्टाफ जो हमारे जो गार्ड्स हैं, जो हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स, उनकी ट्रेनिंग, हमारे सफाई करने वालों की ट्रेनिंग, हाउस कीपिंग वालों की ट्रेनिंग, हमारे जो लोअर नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, कि कब क्या कैसे किसने क्या क्या करना है, किसका क्या रोल है, जो कैंटीन है, कैफेटेरिया है, वहाँ उनके लोगों की ट्रेनिंग। तो बात सारी एम्पावरमेंट की है ना। ठीक है। कि अगर हमारे पास इन्फेक्शन कंट्रोल का एक एक्सपर्ट मौजूद है, एक नहीं एक से ज्यादा मौजूद है, और वो उनकी टीम पहले से एग्जिस्ट करती है, और उसमें हमने ये करने की कोशिश ही नहीं की कि मैं बड़ा हूँ या फलाना बड़ा है, उसको उस कमेटी में शामिल करो। That will be the most useless exercise. जिस आदमी का जो काम, उसी को right person for the right job. Right person for the right job. Okay. So SOPs, documentation, training, capacity building, right person for the right job. I think these are preparation for the worst. बिल्कुल ठीक है। So crisis के अंदर, यानी अब हम चूंकि अपने end of our conversation की तरफ जा रहे हैं ताहिर भाई, तो मैं चाह रहा हूं कि हम और आप मिलकर इसको थोड़ा सा समराइज भी कर दें कि आपने विजन की बात की, हमने बहुत सारी वैल्यूज की बात की, from a national level to a institute level also. फिर आपने जो है वो पैसिव इम्यूनाइजेशन की, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि पूरी पाकिस्तान जानता है कि अब ये क्लिनिकल ट्रायल जब स्टार्ट हो गया है, पूरी दुनिया जान गई, इट हैज बिकम ग्लोबल नाउ माशाल्लाह। तो मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट में हमें इस ट्रायल के बारे में भी थोड़ा बता दें कि अब हम कहाँ खड़े, व्हाट हैव वी अचीव्ड, और अब इंशाल्लाह अगले कुछ अरसे में इस ट्रायल की मुद्दत क्या है, कितने पेशेंट्स होंगे, और कब तक हमें ये पता चल जाएगा कि हम
इसको पैसिव इम्यूनाइजेशन को एज अ ट्रीटमेंट यूज कर सकेंगे या नहीं? देखिए जी, क्लिनिकल ट्रायल रूटीन जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है एक उससे बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज होती है। ठीक है। किसी भी नए ट्रीटमेंट को, नए इंटरवेंशन को, किसी नई दवा को आप टेस्ट करते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसका सेफ्टी का डेटा आपके पास होना चाहिए, उसकी एफिकेसी, पॉसिबल एफिकेसी आपको पता होनी चाहिए, उसका प्रोटोकॉल बना हुआ होना चाहिए, उसके कंसेंट फॉर्म बने हुए होने चाहिए, डेटा को कलेक्ट करने के टूल आपके पास होने चाहिए, और उसके बाद आपको आपकी इंस्टीट्यूट की एथिक्स कमेटी ने रिव्यू कर लिया हो, अप्रूव कर लिया हो, फिर नेशनल बायो एथिक्स कमेटी है उसके पास रिव्यू हो चुका हो, उन्होंने अप्रूव कर दिया हो, फिर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो हाईएस्ट बॉडी है किसी भी पूरा प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है, ये पूरा प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद इफ यू वांट टू मेक इट, टेक इट वन स्टेप अप, तो फिर आपके पास एक दुनिया में इस वक्त जो तस्वुर किया जाता है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूनाइटेड स्टेट्स का जो है, और जो कि एफडीए की एक सब्सिडरी, एक सिस्टर कंसर्न है, तो वहां पर अपना ये जो आपका जो प्रोटोकॉल जो सब जगह से अप्रूव हो जाए, फिर वहां पे आप भेजते हैं कि भाई हम इसको चाहते ही है कि आप इसको देख लें और इसको ग्लोबल करें। ग्लोबल करने में क्या होता है कि उनकी जो वेबसाइट्स हैं, उस वेबसाइट के ऊपर वो उसको एक नंबर इशू हो जाता है। नाउ दिस इज अप्रोचेबल बाय एनीबॉडी इन द वर्ल्ड फ्रॉम वेयरएवर फॉर टू पर्पस। एक तो ये कि अगर कोई उसमें उस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके अपने मुल्क में, अपने सेंटर में उससे मिलता जुलता कोई ट्रायल शुरू करना चाहता है, तो उसको वो सारे अप्रूवल लेके वो शुरू कर सकते हैं। एक बनी हुई डॉक्यूमेंट आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि भाई कोई चीज छुपी हुई नहीं है, दुनिया को बता दिया। दूसरा ये कि वो अपने मुल्क में नहीं करना चाह रहा, अपने सेंटर में नहीं करना चाह रहा, बट वो आदमी अपने आपके ट्रायल में अपने पेशेंट्स को एनरोल करना चाह रहे हैं। सही, लेकिन ये हमारा जो ट्रायल है ये पाकिस्तान से बाहर से भी मरीज इसमें आ सकते हैं, मल्टी मतलब करने का मकसद NIH में डालने का मकसद ही, जो clinicaltrial.gov पे डालने का मकसद भी होता है। ओके, अगर चाहें तो उसमें किस जगह पे वो ट्रायल मुमकिन है वो फिर हमें अप्रूव करने से पहले चेक करना पड़ता है कि उस जगह के क्रेडेंशियल हैं, उस आदमी के क्रेडेंशियल्स हैं वो कि वो एज एन इन्वेस्टिगेटर काम कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान पे अगर हम आ जाएं ताहिर, तो पाकिस्तान में कितने सेंटर्स हैं, अगर आप थोड़ा सा जल्दी से बयान करते हैं, बिकॉज़ वी आर रीचिंग द एंड ऑफ आवर कन्वर्सेशन, और हम इसको तो कैसे देख सकते हैं? पाकिस्तान में जब अप्रूवल मांगी थी हमने तो 3 सेंटर्स की मांगी थी। ओके, क्योंकि व्हाई वाज दैट, वो इस वजह से कि पर सेंटर जो है वो ड्रैप 1 लाख रुपए फीस मांगता है, वो हमारे पास नहीं थे पैसे। ठीक है, जी, वो हो गए तो अच्छा वो करवा लिया, काम शुरू कर दिया। उसके बाद आज के दिन एज ऑफ टुडे हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, उसकी फीस जमा हो गई है, पेशावर में KP में चला गया, इस्लामाबाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उसकी फीस चली गई है, ठीक है, पंजाब में एक सेंटर और है वो चला गया। तो ऑल टुगेदर नाउ देयर आर नाउ 7 सेंटर्स व्हिच हैव बीन अप्रूव्ड अक्रॉस द कंट्री। आने वाले दिनों में 4-5 सेंटर और ऐड होंगे, ठीक, तो इट बिकम्स चारों सूबों में हमारे ये ट्रायल जो है वो ऑन हो जाएगा। और हम रिजल्ट्स कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए इसका जो सैंपल साइज है 357 इसका सैंपल साइज जी। अच्छा, इसमें एक क्लिनिकल ट्रायल में एक बात और समझने की होती है, ये कि अगर हमें पीरियोडिकली अपना डेटा, सेफ्टी डेटा जो है वो ड्रैप के साथ, बायोएथिक्स कमेटी के साथ शेयर करना होता है। शुरू के 10, 15, 20 जो सब्जेक्ट हैं उसके अंदर अल्लाह न माफ करे अगर कोई बुरे रिजल्ट आ रहे होते हैं मुस्तकिल, तो ड्रैप वही रोक देता है कि भाई ये ट्रायल जो है ये सेफ नहीं है, इसको रोक दीजिए एंड डोंट टॉक अबाउट इट अगेन। ओके, अच्छा, अगर ये ट्रायल जो है 15, 20, 25 पेशेंट में एक्सीलेंट रिजल्ट आ जाए, यानी इंटरिम एनालिसिस पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए, इंटरिम एनालिसिस पर सर्च करें कि 40% पेशेंट इनरोल होने के बाद 100 पेशेंट पे इंटरिम एनालिसिस का डेटा कर दिया एक्सीलेंट आउटकम, तो वो कहेगा स्टॉप इट, नाउ वी आर अप्रूविंग इट फॉर टू बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट एवरीवेयर। ठीक है, चौथी बात, अब वहां पर NIH में जाने से एक चीज और आ गई इस दरमियान में, क्योंकि ये अभी मल्टीपल जगह पे चल रहा है ये वाला ट्रायल जी जी, अगर इस दरमियान में FDA ने अगले 2 महीने 3 महीने में, जबकि हम हाफ वे थ्रू भी नहीं हुए होंगे, उन्होंने अप्रूव कर दिया एज ए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट FDA ने इसको, तो वो प्ली लेके कि भाई हम उसका हिस्सा है NIH का, अप्लाई कर सकते हैं, काइंडली ड्रैप से रिक्वेस्ट करेंगे कि बॉस आप भी कर दो, ठीक है, और मेक इट अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट।
सो अगले अगले 1-1.5 महीने के अंदर हमारे पास कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आ जाएगी जिसकी बुनियाद पर हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं। आवाज आनी बंद हो गई है। ठीक है, देखिए आवाज आनी बंद हो गई। आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है आवाज? जी आ रही है। हाँ सॉरी, वो अब आ रही है। बटन दब गया था। अच्छा ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट वी हर्ड इज के अगले इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने में जो है वो हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि हमारी डायरेक्शन क्या होगी। आई थिंक इट्स अगेन, चूंकि हमारी जो आज की जो गुफ्तगू थी वो थी ही लीडरशिप, रोल ऑफ लीडर्स इन क्राइसिस, जो कि आपने बहुत अच्छे से बयान किया, और हमने विजन और वैल्यूज को लिंक किया। सो मैं चाहूंगा कि अब हम चूंकि अपने इख्तिताम पे हैं, मेरी ख्वाहिश होगी ताहिर भाई, हमारी पार्टिसिपेंट्स और ऑडियंस के अंदर हर किस्म के लोग हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रिलेटेड हर शख्स, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो पॉलिसी मेकर हो, हर शख्स जो अपना अपना एक रोल अदा कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए अगर आप कोई हमें 3, 4, 5 पॉइंटर्स, मे बी जस्ट समराइजिंग व्हाट यू ऑलरेडी सेड, या कोई ऐसी चीज कि जो उनके लिए एक राह बने डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस। एंड वी ऑल नो, आप और हम सब जानते हैं कि अगर अमेरिका या वेस्ट जो है उसने कोविड-19 के सामने घुटने टेक दिए हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज और लैक ऑफ पॉलिसी मेकिंग एट द राइट टाइम, और लीडरशिप क्राइसिस भी है वहां पर, तो हमें वो कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, just as a take home message for our audience, so if you can please uh, enlighten us with that. देखिए जो भी हमारे ऑडियंस है उनके लिए 2-3 बातें मैं कहूँगा। जी। बात ये है कि अल्लाह पे भरोसा, दूसरी बात अल्लाह पे तवक्कुल करना, तीसरी बात अपने ज़ात की नफ़ी, और चौथी बात जितने भी अल्लाह ताला की मखलूक इस ज़मीन पर पाई जाती है, आदम की औलाद जो भी है, उसमें किसी किस्म का रंग, नस्ल, मज़हब की बुनियाद पर फ़र्क किए बगैर दूसरे इंसानों के काम आना, ये वो चीज़ें हैं इसके मुताबिक जिसको मैं कोशिश करता हूँ खुद भी अमल करूँ, और इसकी मैं तलकीन करूँगा कि इसको फोकस कीजिए इस कोरोना की क्राइसिस में भी, और इसके बाद का जो टाइम आने वाला है उसमें भी। सवाल इन्हीं चीज़ों का होगा, सवाल इस दूसरी बातों का नहीं होगा जिसके ऊपर हम आपस में एक दूसरे के साथ जिद बहस करते हैं। चले, बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपने टाइम दिया, और बहुत सी बातें होती रहती हैं, बहुत से फोरम्स पे आप आते हैं, माशाल्लाह आप शेयर भी करते हैं, लेकिन हमने फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एक्सेलेंस हम इसको अब एक रेगुलर फीचर बना रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी कुछ ऐसे हमारे आप जैसे सीनियर्स हैं और कुछ विजनरी लीडर्स हैं इन हेल्थ केयर पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी, जिनको हम अब जमा करके हम उनसे भी मुख्तलिफ जो लीडरशिप से रिलेटेड और इन हालात से रिलेटेड टॉपिक्स उन पर बात करते रहेंगे। तो इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एक्सीलेंस, जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया, जिसने एक ये बेड़ा उठाया है कि हम पाकिस्तान में एक क्रिटिकल मास ऑफ हेल्थ केयर लीडर्स को जमा भी करेंगे, जो ऑलरेडी हैं लीडर्स उनको गैदर करें, जो नहीं है फ्यूचर हमारी जनरेशन डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, उनको हम डेवलप करें, ताकि ये एक हमारा एक इदारा है जो कि जैसे आपने कहा NIBD है, ये इस तरह के और बहुत से इदारे हैं, वो हमारा गिफ्ट हो टूवर्ड्स जो पाकिस्तान में हम हमेशा कहते हैं ताहिर भाई, आप हम जैसे जो डॉक्टर्स हैं वो चंद सैकड़ों या चंद हजार रुपए में डॉक्टर बने, इस मुल्क का जो है वो हम सब पर कर्ज है। जिस जमाने में हम डॉक्टर बने तो ऑब्वियसली फीस बहुत ही कम हुआ करती थी, तो alhamdulillah, people like you are kind of paying back to this country a very significant mashallah contribution. So with that मैं अपनी ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करूंगा, और फार्मियो का शुक्रिया अदा करूंगा जिसने हमें सपोर्ट किया इस इदारे के लिए और इस एफर्ट के लिए, और मैं दुआ करता हूं कि इंशाल्लाह जो एक आपका जो ये ट्रायल चल रहा है जिससे हमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं,
ये जो है कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ में भी हम अगले महीने दोबारा जब बैठें तो आप हमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ बताएं। सो ताहिर भाई, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपको एनर्जी दे, और आप हमारी पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर जो फ्रेटर्निटी है उसको इसी तरह लीड और गाइड करते रहें। सो विद दैट, अगर आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं भाई, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस फोरम, आई एंजॉयड इट। बहुत शुक्रिया। विद दैट आई थिंक अब हम वी विल साइन ऑफ फॉर टुडेज सेशन ऑन लीडिंग इन क्राइसिस विद विजन एंड वैल्यूज, और अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह विद अदर हेल्थ केयर लीडर्स एंड विद अ डिफरेंट टॉपिक आप तमाम लोगों के साथ जो है मौजूद होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।